पाकिस्तान से एक और जंग हुई तो हम कश्मीर खो देंगे। भारतीय फौज नाअहल है, परवीन सुहाने फिर छा गए। भारतीय फौज में पाकिस्तान से लड़ने की बिल्कुल ताकत नहीं। परवीन सुहाने ने भारतीयों को खबरदार कर दिया। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि वेस्ट एशिया में एक बड़ा एग्रीमेंट हुआ है, डिफेंस पैक्ट हुआ है, जिसे मक्का डिफेंस पैक्ट कह रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब शामिल हैं और इसके एक्सपेंड होने की भी काफ़ी संभावनाएं जताई जा रही हैं। इसको अगर हम भारत के नज़रिए से देखना चाहें, बहुत सारे लोग मानते हैं कि एक बड़ा झटका है कि आप मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में आपकी एक हैसियत होती थी, पहले आपने इजराइल से हाथ मिलाया, उससे आपको नुकसान हुआ और अब एक दूसरे तरह का वहाँ सिक्योरिटी आर्किटेक्चर खड़ा हो रहा है, उसमें आप कहीं नहीं। देखिए, ऐसा है कि ये जो वेस्ट एशिया है ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये झटका है हमारे लिए, ये एक सिग्नल है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी अभी तक गलत है, हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी को ठीक करना है। इसको मैं इस तरीके से देखूँगा। अब जहाँ तक ये अग्रीमेंट का सवाल है तो देखिए, मैं इस पे आता हूँ, लेकिन मैं ये समझना चाहूँगा कि आप इसे झटका क्यों नहीं मान रहे, क्योंकि ये जब वार शुरू हुई थी ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की, और ठीक उसके पहले हमारे प्रधानमंत्री वहाँ गए थे और उन्होंने एक तरह से हामी भर दी थी नेतन्याहू को, और फिर जो वार जिस तरह से आगे बढ़ी और ईरान एक तरह से विजेता दिख रहा है, उसमें ये माना गया कि जो गेम हमारे प्रधानमंत्री खेलना चाहते थे वो तो हार गए, और अब ये जो दूसरा फेज़ आ रहा है वो भी हमारे अनुकूल नहीं है। तो इसे झटका आप क्यों नहीं मानते? देखिए, ऐसा है, जिसमें आपसे कह रहा था कि हमारी फॉरेन पॉलिसी मोदी सरकार की गलत है। प्राइम मिनिस्टर को 25 फरवरी को 28 फरवरी को जंग शुरू हुई है वेस्ट एशिया में, इजराइल नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि इजराइल जाने का मतलब ये हुआ प्राइम मिनिस्टर का कि हम शामिल हो गए इस लड़ाई में एक साइड पर, और वो साइड जो है वो हारी साइड है। तो अभी क्या हुआ है कि ये 4 मुल्क थे, जब ये जंग चल रही थी मार्च के महीने में बहुत दबा के चली है। ये 4 मुल्क हैं, पाकिस्तान, टर्की, सऊदी अरेबिया और इजिप्ट। ये इनफॉर्मली आपस में ये क्राइसिस मैनेजमेंट कर रहे थे। उसमें क्राइसिस मैनेजमेंट में क्या था कि जैसे रीजनल कंट्रीज़ को बताना कि भाई देखिए, आप जो है लड़ाई को बढ़ाइए मत, ये सब बातें कर रहे थे। अब वो चीज़ फॉर्मल हो गई है, शिया सुन्नी का कोई मतलब नहीं है, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, ये आपस में बैठ के अपनी सिक्योरिटी तय करेंगी। उसमें पाकिस्तान एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, उसकी ऑलरेडी डिफेंस कोऑपरेशन हो रखा है सऊदी के साथ, कुवैत ने रेटिफाई कर दिया है, और भी मुल्क करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बाहर की कंट्री है या वेस्ट एशिया में इशारा है इजराइल की तरफ, अगर इजराइल जो अभी कह रहा है मैं लड़ाई बंद नहीं करूँगा, और उसकी ड्रीम आप जानते हैं ग्रेटर इजराइल बनाने की है, उसके रिश्ते टर्की के साथ अच्छे नहीं हैं। अब वो दोनों आपस में कुछ करते भी रहते हैं, पर ओवरऑल जो है वो कह रहे हैं कि हमें खतरा है। अब ये इशारा साफ है कि अगर आप कुछ भी करेंगे एक 3 कंट्री में से, इजराइल कुछ भी करेगा तो तीनों कंट्री उसके साथ खड़ी होंगी। अब मैं इसको भारत से भी जोड़ना चाहूँगा जी, कि अब अगर पाकिस्तान को भारत कुछ करता है किसी वजह से, तो वो 2 कंट्री भी पाकिस्तान के साथ खड़ी होंगी। इस एग्रीमेंट के तहत किसी भी देश पर हमला होगा, मतलब तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। जी, पहले ये सऊदी अरब के साथ था। ना, इसको इस तरीके से मत लीजिए। इसका मतलब ये होगा कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग होती है, तो अगर पाकिस्तान को ज़रूरत है इन 2 कंट्रीज़ की, किस तरीके की मदद चाहिए, ड्रोन्स चाहिए, मान लीजिए टर्की से, या कुछ और सामान चाहिए, कुछ सऊदी से चाहिए, तो वो उसको प्रोवाइड करेंगे। जंग जो है, अगर वो कहेंगे कि आके हमारे साथ जंग लड़ो तो दूसरी बात है, लेकिन एग्रीमेंट में ये प्रोविजन तो है। हाँ, मैं मान गया आपकी बात, पर क्या होगा कि जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान जो है वो लड़ाई करेगा हिंदुस्तान के साथ, चीन की मदद से, जो हमने सिंदूर में देखा था। उसी तरीके से अगर टर्की और इजराइल की जंग होती है, ये टर्की डिसाइड करेगा अगर उसको पाकिस्तान चाहिए, किस तरीके से चाहिए। तो ये लिखना कि अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल 3, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी फ़ौज वहाँ पे जाके खड़ी हो जाएगी। इसका मतलब ये है, अगर ज़रूरत होगी फ़ौज की, क्योंकि टर्की की जो मिलिट्री है बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उनको कई और चीज़ें चाहिए हो सकती हैं, मान लीजिए पाकिस्तान से, कुछ सऊदी से,
تو یہ تینوں ملک جو ہیں ایک ساتھ کھڑے ہوں گے اور اس میں اور ملک بھی جڑیں گے، تو اور بھی آئیں گے، کویت بھی اس میں آئے گا، قطر بھی آئے گا۔ اچھا ایک بات امپورٹنٹ کیا ہے، یہ ایگریمنٹ تو ہے ہی ہے، پر جو بائی لیٹرل ایگریمنٹ بھی ہیں وہ بھی ہیں۔ ابھی جب ایران پر حملہ کیا اور ایران نے بھی سعودی عرب میں جو امریکی اڈے تھے ان پر حملہ کیا، تو پاکستان نے 15,000 سینک بھیجے وہاں اور اپنے ایئر کرافٹس بھی بھیجے۔ تو چونکہ سعودی عرب پر حملہ ہو رہا تھا اس لیے پاکستان بھی اس کی مدد کے لیے تیار ہو گیا۔ ایسی صورت جب بنے گی تو آف کورس وہ جڑیں گے، مدد بھی کریں گے۔ آپریشن سندور کے سمے بھی ترکی مدد کر رہا تھا۔ تو یہ بھارت کے لحاظ سے میں سوچ رہا ہوں کہ پاکستان نے اپنے آپ کو اور بھی زیادہ مضبوط کر لیا ہے۔ ترکی ہمیشہ سے کشمیر معاملے میں پاکستان کا ساتھ دیتا رہا ہے۔ اب کشمیر کا معاملہ اگر پھر سے پاکستان اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو اسے اور بھی زیادہ سپورٹ ملے گا اس پیکٹ کے ہونے کے بعد، اور اس کا اگر ایکسپانشن ہوتا ہے اس ایریا میں، جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ دوسرے دیش بھی ابھی شامل ہوں گے۔ ابھی ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلامی ناٹو ہے، لیکن کل کو یہ اس طرح کا بھی شیپ لے سکتا ہے۔ بات چیت تو بہت عرصے سے ہو رہی ہے۔ اس میں آپ نے دو باتیں اٹھائی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ناٹو نہیں ہے، نیٹو کا جو کانسیپٹ ہے وہ کلیکٹیو ڈیفنس کا ہے، وہ الگ ہے۔ یہ سیکیورٹی اگریمنٹ ہے، ڈیفنس اگریمنٹ ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ دیکھیے، پاکستان کی پروفائل جو ہے انٹرنیشنل وہ بڑھ رہی ہے دھیرے دھیرے۔ ہم دیکھیں گے 1-2 سال کے اندر، ابھی انہوں نے آلریڈی ایک ڈیفنس کوآپریشن اگریمنٹ کر لیا ہے صومالیہ کے ساتھ، مطلب وہ افریقن کانٹیننٹ میں بھی پہنچ گئے ہیں۔ افریقہ میں آج جو 54 ملک ہیں اس میں 20 ملک ہیں جو کہ مسلم میجورٹی ملک ہیں، تو ان کے ساتھ بھی وہ کریں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کشمیر کا جب ایشو اٹھے گا تو پاکستان کو بہت سپورٹ ملے گی، ترکی اکیلے سے نہیں ملے گی۔ اور میں آپ کو یاد دلا دوں یہ بنگلہ دیش بھی ہے، ابھی کسی بھی دن ہمیں خبر ملے گی کہ بنگلہ دیش کے ساتھ بھی پیکٹ ہو گیا۔ 3 ملک ہیں میجورٹی جن کی مسلم میجورٹی ہے ساؤتھ ایشیا میں، بنگلہ دیش، پاکستان، مالدیوز۔ آپ دیکھیں گے یہ تینوں ایک ساتھ کھڑے ہوں گے۔ کشمیر کا جو ایشو ہے یہ اب پاکستان کی بیکنگ بہت ہے، رشیا کچھ نہیں بولے گا پر چائنا بیک کرے گا کسی طریقے سے، چاہے یونائٹڈ نیشنز میں کرے یا کہیں کرے، وہ کرے گا۔ اور امریکہ تو ہے ہی ساتھ میں اس کے۔ دیکھیے پاکستان آج اکلوتا ملک ہے جو تینوں بڑی طاقتوں کے ساتھ اس کے رشتے اچھے ہیں، اور کوئی کنٹری نہیں ہے۔ اور پورے ویسٹ ایشیا میں اپنی پکڑ بنا رہا ہے۔ نہیں دیکھیے، وہ پکڑ میں نہیں بولوں گا، یہ ایک نیا ورلڈ آرڈر بنایا جا رہا ہے۔ انیشیٹو جو ہے وہ ایران کا ہے، بیکنگ جو ہے چائنا اور رشیا کی ہے، اور اس میں بہت سارا کام جو ہے وہ پاکستان کر رہا ہے۔ ویسٹ ایشیا میں ہمارے لگ بھگ 90 لاکھ لوگ کام کر رہے ہیں، اور بھی ہمارے بہت سارے انٹرسٹ ہیں۔ چابہار تو لگتا ہے کہ ہاتھ سے چلا ہی گیا۔ وہ جو کوریڈور ہم سینٹرل ایشیا کے لیے ایران ہو کر بنانے سے، اس کا کیا ہے بھوش ہمیں پتہ نہیں۔ تو ایک ایک کر کے انڈیا لوز کر رہا ہے سارا کچھ ویسٹ ایشیا میں۔ اب میں آپ کو محضر بات بتاتا ہوں، جہاں تک چابہار کا سوال ہے، وہ پریشر ایران کا نہیں آ رہا ہے، وہ پریشر امریکہ کا آ رہا ہے، جو ہم جس کو بولتے ہیں ہمارے الائیز ہیں۔ اس لیے میں بول رہا ہوں ہماری فورن پالیسی ہی غلط ہے۔ جہاں تک ہمارے رشتے ہیں، جو گلف کھاڑی کے اندر ہمارے ملینز آف ورکرز کام کر رہے ہیں، ان پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ پاکستان یہ نہیں کہے گا سعودی سے یا یو اے ای سے کہ صاحب آپ ان کو نکال دیجئے، کچھ اثر، کیونکہ یہ جو نئی تھنکنگ ہے نیو ورلڈ آرڈر کی، اس میں ایک اور بات بھی ہے۔ ایک ہے کلیکٹیو سیکیورٹی اور دوسرا ہے سوورین ایکوالٹی، مطلب ہر ملک چھوٹا بڑا برابر ہوگا، طے کرے گا میری فارن پالیسی کیا ہے، میری ڈیولپمنٹ پالیسی کیا ہے، دوسرا اس میں اپنا وہ نہیں ڈالے گا۔ ہمارے امریکہ کر رہا ہے پرابلم، ہماری پرابلم ہے آج اسرائیل سے پرابلم ہو رہی ہے، کیونکہ اسرائیل کے ساتھ کوئی کھڑا ہی نہیں ہے۔ اسرائیل کے ساتھ جو جے ڈی وینس ہیں وائس پریزیڈنٹ امریکہ کے، انہوں نے کھلے عام کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ صرف امریکہ کھڑا ہے، تو پھر نتن نے بولا نہیں میرے ساتھ انڈیا بھی کھڑا ہے، جو سچ بات ہے۔ تو کون کھڑا ہوگا ایسے ملک کے ساتھ جو کہ وہاں کلنگ چلڈرن، کلنگ ویمن، وہاں پر غازہ میں مار رہے ہیں، 2 ملین
गाज़ा है वो एक तरीके से प्रिजन में वहाँ रखे हुए हैं, ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं वहाँ पहुँच पा रही है, सीज फायर डिक्लेयर हो रखा है, उसके बावजूद मार रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये दुनिया देख रही है। और हम इजराइल को हथियार भी सप्लाई कर रहे हैं। देखिए, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ, जो हमारे मोदी सरकार की जो नज़दीकी है इजराइल के साथ, एक तो आइडियोलॉजिकल है, पर उससे ज़्यादा है। उससे ज़्यादा कैसे, क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे ख्याल में कुछ बातें हैं, जैसे अगर आप सोचिएगा वो पेगासस हुआ था केस, तो ये कुछ और भी कुछ बातें हैं, मास सर्विलांस, हाँ याद आ गया ना आपको। तो कुछ और भी बातें हैं इन दो नेताओं के बारे में जो खुल के ना ही बताएं तो बेहतर है। बता भी दे तो नहीं, लोगों को पता चले कि आखिरकार हो क्या सब रहा है। लोगों को पता है जी, सबको मालूम है। सोचना है विदेश नीति को दोबारा से, जो मैं समझता हूँ वो नहीं करेंगे, पर ये उसकी खामियां हैं, शॉर्टकमिंग्स हैं जो दिख रही हैं। अब देख लीजिए आप, वेस्ट एशिया में हमारा क्या रोल है, कुछ भी नहीं है। आपको याद है वो जयशंकर ने कहा था कि वो दलाली कर रहे हैं। अब पाकिस्तान इस लेवल की तो अगर आप बात विदेश मंत्री कर रहा है, अरे भाई वो दलाली क्या कर रहे हैं, वो जो है, देखिए जब भी पाकिस्तान कुछ करता है तो दो लोग जब मिलके काम करते हैं तो दोनों को एक दूसरे की जरूरत होती है, तो ये दलाली थोड़ा हो जाती है, ये विन विन होता है। मुझे भी आप चाहिए, आपको भी मुझे चाहिए। और मीडिएशन करने के लिए तो हमारे प्रधानमंत्री भी आतुर थे। यूक्रेन और रूस की दौड़ लगाई थी, तो उसे दलाली कहेंगे या मीडिएशन कहेंगे? खैर वो मैं कहने का, आपसे ये कहने का मतलब है कि वेरी फैक्ट कि जो मुल्क जीता है इस जंग को, ईरान, वो अपने MOU में लिख रहा है इस्लामाबाद MOU, और आज जो मीडिएशन है सारी दुनिया जानती है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इज़ द सिंगल पर्सन जो ट्रंप से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, और जो की एडवाइज़र हैं ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमेनी, वहाँ तक उनकी पहुँच है। चीन की मिसाल लीजिए, हमारे रिलेशंस चीन के साथ नॉर्मल नहीं हैं, पर चीन आज हमारा प्राइमरी ट्रेडिंग पार्टनर है। तो क्या हमको नॉर्मल रिलेशंस नहीं करने चाहिए चीन के साथ? अब वो बता रहे हैं कि साहब मसला बॉर्डर का है, मसला बॉर्डर का नहीं है। मसला चीन के साथ ये है कि हम दिखाना चाहते हैं कि हम चीन के साथ कंपटीशन कर रहे हैं रीजन के अंदर, जो आप नहीं कर रहे हैं। और हम अमेरिका के साथ हैं। हम अमेरिका भी हमें अपने साथ नहीं लेता है। अभी देखिए वो 100% टैरिफ लगा दिया है फिर से। प्रेसिडेंट ट्रंप ने 5 देशों को बोल दिया है, अब चीन से तो वो डर जाएंगे। अगर उन्होंने वहाँ लगाया तो वो रेयर अर्थ देनी बंद कर देंगे, वो वेपन नहीं बनेंगे, बात खत्म। चीन को कुछ नहीं छुएंगे वो, और बाकी वो 2-3 एन गैन मुल्क हैं और हिंदुस्तान पे लग गए हैं। हम चुपचाप बैठे रहेंगे, अंदर से बात करते रहेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करते रहेंगे कि जी कर लीजिए, कुछ कर लीजिए। ये नया वर्ल्ड ऑर्डर है और हम इसका हिस्सा नहीं हैं। एक ग्लोबल नॉर्थ होगा जो डिक्लाइन कर रहा है, एक ग्लोबल साउथ है जो राइज कर रहा है। हम वो बदनसीब मुल्क हैं जो ग्लोबल साउथ के हैं पर खड़ा होना चाहते हैं ग्लोबल नॉर्थ के साथ, क्योंकि हमारा वो कॉलोनियल माइंडसेट है कि अगर हम जाके गोरे आदमी को जप्फी मार लें, उसको हक कर लें, तो उससे हमारा जो है कद जो है वो बढ़ जाता है। ये सोच है, अब उसको आप बदल नहीं सकते। सवाल ये है कि वो गोरा आदमी खुद नीचे जा रहा है। दुनिया बदल चुकी है। जो हमारे 2 बॉर्डर हैं चीन और पाकिस्तान के साथ, हमें इन दोनों कंट्रीज़ के साथ बैठ के बातचीत करनी चाहिए, जिससे कि बॉर्डर एक कलेक्टिव सिक्योरिटी के बारे में बात हो, जिससे हम तीनों मुल्क, खासकर हम और पाकिस्तान, चीन तो खैर बहुत बड़ा मुल्क ऑलरेडी बन चुका है, हम दोनों मुल्क एक साथ तरक्की कर सकें। ये कह रहा हूँ मैं आपसे। हम सबसे बड़े मुल्क हैं साउथ एशिया में, तो ये हमारे ये ग्लोबल साउथ के हैं, गरीब लोग हैं। तो आप पाकिस्तान से बात करिए ना, और साथ में चीन को भी लाइए, कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करिए। वो कह रहे हैं कि कश्मीर में बात करनी है, हम कह रहे हैं हम बात ही नहीं करेंगे। कश्मीर हमारा है, बात करिए POK के ऊपर, टेररिज्म के ऊपर। तो फिर अगर आप बात से पहले ही कंडीशंस लगा देंगे तो बात कहाँ से होगी?
सरकार के स्तर पर ये सोच नहीं है। सरकार ने कोई इंडिकेशन नहीं। तो नाजरीन, ये थी आज की अहम खबर। अगर आप मजीद बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।